उत्तर प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव घोषित हो गए। मिर्जापुर और रामपुर की 2 सीटों का ऐलान हुआ है। क्या है आजम परिवार के लिए इसमें, हम आपको बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि क्या प्रभारियों के बहाने समाजवादी पार्टी सांसदों के नामों का ऐलान धीरे धीरे कर रही है। क्या इसमें कुछ सच है, यह भी जानिए। और अतीक अहमद कहां है, ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। लक्षद्वीप के डिस्क्वालिफाइड सांसद मोहम्मद फैजल को आज उनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी और इस सदस्यता बहाली के बाद एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण ऐसे तमाम लोगों के लिए जगी है जिन्हें सदन से अयोग्य करार दे दिया गया। यानी कि उन्हें जब सजा हो गई 2 साल की तो उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन आज पहली बार एक सांसद को बहाल किया गया। और जिन लोगों की के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है उसमें अब्दुल्ला आजम भी है। हालांकि दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 2 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया है। मिर्जापुर की 96 सीट, जहां से राहुल कोल के डेथ के बाद वो सीट खाली हुई थी और वहां चुनाव होंगे। दूसरी तरफ सबसे अहम है रामपुर की स्वारटांडा सीट। चुनाव आयोग ने रामपुर की स्वारटांडा सीट पर आज चुनाव का ऐलान कर दिया और इन दोनों जगहों पर 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन बावजूद इसके स्वारटांडा से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम के लिए एक उम्मीद की किरण इसलिए जगी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है और सरकार से यह पूछा है कि आखिर यह पूरा मामला था क्या। हालांकि जो कन्विक्शन हुआ है अब्दुल्ला आजम का या दोष सिद्धि है उस पर तो रोक नहीं लगाई है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम ने कहा था कि उनके दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर के इस पूरे मामले के बारे में पूछा है। और हम रे ऑफ होप यानी कि उम्मीद की किरण इसलिए कह रहे हैं 5 तारीख को सरकार को इस पर जवाब देना है। तो एक उम्मीद की किरण है कि शायद सुप्रीम कोर्ट सदस्यता बहाल कर दे विधानसभा की अब्दुल्ला आजम की। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। तो इस एक मामले ने यानी कि लक्षद्वीप के एक सदस्यता बहाली ने कईयों के लिए रास्ते जरूर खोले हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के मामले में उनकी जो दलील है वो ये कि ये सड़क जाम करने को लेकर के एक राजनीतिक कार्यक्रम में, एक राजनीतिक विरोध के तहत की वजह से उन पर मामले दर्ज हुए और जिस वक्त उन पर मामले दर्ज हुए थे उस वक्त वो नाबालिग भी थे। ऐसे में उन पर दोष नहीं बनता। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब 5 तारीख को सुनवाई करता है तो क्या सचमुच इनकी लॉटरी लगती है या फिर 10 मई को वहां पर चुनाव होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यह बता दें कि दोनों सीट जहां पर चुनाव होने हैं, चाहे 96 सीट हो या फिर स्वारटांडा हो, दोनों सीटों पर दावा अपना दल एस का है। अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, जो कि बीजेपी की सहयोगी है। 96 सीट से राहुल कोल अपना दल के टिकट पर जीते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कैंसर से हुई मौत के बाद यह सीट खाली हुई है। तो अपना दल उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैच पॉइंट जो है वो स्वारटांडा की सीट है। दरअसल रामपुर के नवाब कासिम मियां चाहते हैं कि वो इस सीट पर चुनाव लड़े। उनका बेटा हमजा, जिसने कि पिछला चुनाव अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, इस बार नवाब परिवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। अब देखना यह है कि एक तरफ स्वारटांडा में अब्दुल्ला आजम की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं, दूसरी तरफ जो परिवार है वहां के राजघराने का, जो वहां के नवाब का, उसे लगता है कि अगर बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़े, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो शायद उनकी किस्मत खुल सकती है। अब देखना है चुनाव में होता क्या है। अब अगली खबर। उधर समाजवादी पार्टी लगातार अपने लोकसभा के प्रभारियों का ऐलान कर रही है। अब तक 7
60 लोकसभा प्रभारियों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। ये तमाम वो लोकसभा प्रभारी हैं जो बूथ कमेटियों को मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन इसमें खास क्या है? दरअसल इसमें खास ये है कि इस बार पहली बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभावार अपने प्रभारी बनाए हैं, जो कि हर लोकसभा में बूथ कमेटियां बनाएंगे, बूथ कमेटियों पर निगरानी रखेंगे। 60 लोगों की लिस्ट अभी तक आ चुकी है 80 लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस लिस्ट के भीतर की खासियत यह है कि कई ऐसे नाम हैं जो माना यह जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कि क्या इस लिस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती जा रही है? हम आपको कुछ नाम बताते हैं और उन नामों के जरिए आपको समझ में आएगा कि कई ऐसे नाम हैं जो कि चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे उन्नाव से अनु टंडन पूर्व कांग्रेसी रही हैं, लेकिन उन्हें उन्नाव का प्रभारी बनाया गया है। वो वहां से टिकट चाहती हैं। ऐसे में बूथ कमेटियों को बनाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसी तरीके से हम देखें तो कैराना के प्रभारी के तौर पर इकरा हसन का भी नाम है। हालांकि 2 और उसमें प्रभारी बनाए गए हैं। इकरा हसन का नाम है, जो कि नाहिद हसन की बहन है और वहां की तेज तर्रार नेता है, महिला नेता है, मुस्लिम चेहरा है। उन्हें भी कैराना का प्रभारी बनाया गया है। तो क्या माना जाए कि वो सब टिकट के दावेदार हैं? उसी तरीके से आर.के. चौधरी दलित नेता हैं, उन्हें मिश्रिख और हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है, वहां का प्रभारी बनाया गया है और उम्मीद यह है कि इस बार उन्हें चुनाव भी लड़ाया जाएगा। अगर आप देखें तो कई और नाम हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का नाम है, वो वहां से टिकट चाहते हैं। प्रमोद त्यागी का गाजियाबाद से नाम है, वो वहां से टिकट चाहते हैं और उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग ये है कि वो इस बार जिलेवार कमेटियां न बनाकर, जिलेवार प्रभारी न बनाकर वो लोकसभा के प्रभारी बना रही है, बिल्कुल बीजेपी की तर्ज पर। और साथ साथ वो बूथ कमेटियों को भी ऐसे लोग हेड करने जा रहे हैं। यानी कि अपने उनके निर्देशन में ये बूथ कमेटियां बनेंगी और ऐसे नाम जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके निर्देशन में, उनके अंडर में ये बूथ कमेटियां होंगी। तो कुल मिलाकर जो काम पहले लोकल नेताओं की जिम्मेदारी होती थी और अब ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है जो संभावित वहां से पार्लियामेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इसमें 2 नई बातें हैं। एक तो ये कि इस लिस्ट में कई नामों में कई नाम ऐसे हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं, और दूसरी बात ये कि इस बार समाजवादी पार्टी ने संगठन में अपना तरीका बदला है और जिले की जगह, लोकल यूनिट की जगह हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एक बड़े नेता को प्रभार दिया है, जो कि वहां का संभावित उम्मीदवार हो भी सकता है और उसकी निगरानी में ये बूथ कमेटियां बन रही हैं और काम करेंगी। तो समाजवादी पार्टी का ये एक नया संगठन का तरीका सामने आया है। और अब बात अतीक अहमद की। और आखिरकार अतीक अहमद को सुरक्षित वापस साबरमती जेल पहुंचा दिया गया है। लगभग 24 घंटे की इस यात्रा में, वापसी की इस यात्रा में अतीक अहमद वापस सुरक्षित साबरमती जेल पहुंच गया। आशंका गाड़ी पलटने की, आशंका एनकाउंटर की, इन तमाम आशंकाओं को धता बताते हुए न सिर्फ अतीक अहमद सुरक्षित अपने जेल पहुंचा, बल्कि उसका भाई अजीम उर्फ अशरफ, वो भी बरेली जेल बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया है। इन दोनों लोगों ने रास्ते में कई बार अपनी आशंकाएं जताई भी। अशरफ ने तो ये कहा कि 15 दिन बाद उसकी हत्या हो सकती है, उसे जेल से निकालकर मारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद बहुत ही कह सकते हैं कॉन्फिडेंट नजर आया जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चला गया। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।